बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक आदमी है जो एक स्ट्रेट रोड पर घर से मार्केट के लिए जाता है। मार्केट जिसकी डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, मतलब घर से मार्केट इतनी डिस्टेंस पर है और जाते हुए उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। वो मार्केट पहुंचता है तो देखता है मार्केट बंद है, तो वो तुरंत ही वापस घर के लिए लौट जाता है और लौटते टाइम उसकी जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर होती है। अब क्या यहाँ पर हमें फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ए पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, बी पार्ट में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। हमें कुछ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और ये जो इंटरवल ऑफ टाइम्स है ये हमको 3 पार्ट्स में गिवन है। फर्स्ट पार्ट है 0 to 30 मिनट्स, ठीक है। इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये फाइंड करनी है। फिर सेकेंड पार्ट में 0 to 50 मिनट्स के लिए और थर्ड पार्ट में 0 to 40 मिनट्स के लिए हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको ये जो आगे और गिवन है इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम हमेशा ही एवरेज स्पीड बोल पाएँ, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये जो डिफरेंस है ये भी समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड को टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम से कैलकुलेट करना ज़्यादा सही रहता है इसके कंपैरिजन में कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो और उसके मैग्नीट्यूड को बोल दो कि यही एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि दोनों इक्वल जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। और आगे क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, यू वुड नॉट लाइक टू टेल द टायर्ड मैन ऑन हिज रिटर्न होम दैट हिज एवरेज स्पीड वॉज 0। और जब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होती है लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होती। तो इससे क्या है कि कोई मार्केट गया, मार्केट बंद मिला, वो थक के घर वापस आया और हम उससे ये कह दें कि एवरेज स्पीड जो है आपकी वो 0 है, तो ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, एवरेज स्पीड जो है वो 0 नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, यहाँ पर पहले हमने जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है वो नोट कर ली है। मार्केट की डिस्टेंस जो है घर से वो कितनी है 2.5 किलोमीटर और मार्केट जाते समय जो स्पीड है मैन की वो कितनी है, v1 हमने उसको मान लिया है 5 किलोमीटर पर आवर और मार्केट से घर आते समय जो स्पीड है वो हमने v2 मान ली है और वो हमें गिवन है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट जाने में कितना टाइम लगा मैन को और वापस आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच द मार्केट, मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे हमने ये टाइम फाइंड कर लिया है। यहाँ हम ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे हम मान लेते हैं कि ये तो है होम और ये है मार्केट और हमको ये डिस्टेंस दी हुई है 2.5 किलोमीटर घर से मार्केट तक की। जाने की जो वेलोसिटी है जिसको हम v1 लिख रहे हैं वो है 5 किलोमीटर पर आवर और मार्केट बंद देख के जब वो वापस आता है तो वापस आते टाइम जो उसकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसकी v2 वो कितनी हो जाती है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जाने की और ये आने की, और इस तरह से हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। तो जाने में टाइम कितना लगा, इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा वो हमने t1 मान लिया है। तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस 2.5, जाते टाइम की स्पीड कितनी है 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया हाफ आवर। हाफ आवर को हम क्या लिख सकते हैं,
30 मिनट्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जाने का टाइम आ गया 30 मिनट। सिमिलरली वी कैन फाइंड द टाइम ऑफ रिटर्न। तो वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, तो अब इस बार जो हम स्पीड लेंगे v2 लेंगे, मतलब 7.5 रख देंगे यहाँ वैल्यू। तो आने का टाइम t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी जितनी जाने की है उतनी ही आने की डिस्टेंस है, इसलिए 2.5 अपॉन 7.5 और इनको डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया 1/3 आवर्स में आया है ये हमारे पास। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में बाय मल्टीप्लाइंग 60। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इस तरह से हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 60। तो ये हमारे पास 20 मिनट्स आ गए। तो यहाँ 20 मिनट्स और यहाँ 30 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो लगते हैं 30 मिनट्स और यहाँ से यहाँ वापस आने में लगते हैं 20 मिनट्स। ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। ये एवरेज स्पीड के लिए वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड करना है 0 से 30 मिनट के लिए, कि 0 से 30 मिनट के लिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हुए हमने देखा कि 30 मिनट्स में वो घर से मार्केट पहुंचता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ करें तो ये है हमारे पास यहाँ घर और ये मार्केट, और ये जो इस साइड जाने के लिए हमको यहाँ पर हमने देखा कि टाइम कितना लगता है, 30 मिनट्स का टाइम लगता है इस डायरेक्शन में जाने के लिए। ये हमने जस्ट कैलकुलेट किया है। तो 30 मिनट्स लगे और है कितनी डिस्टेंस, ये 2.5 किलोमीटर। तो हमने इससे ही एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो ये हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर ये आ गई एवरेज स्पीड। यहाँ 0.5 आप समझ रहे हो ना किस लिए रखा है, ये 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर। तो ये हमने इसलिए जो 30 मिनट्स है उसको 0.5 आवर्स के फॉर्म में लिख लिया है। अब एवरेज स्पीड क्या है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो सेम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और जो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस कहें दोनों सेम रहेंगे, तो मीन्स 2.5 ही आ जाएगा। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों सेम आई हैं। किस कंडीशन में, जब स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर वन डायमेंशनल मोशन, ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। इसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल आ जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या आगे के पार्ट्स में भी ऐसा आएगा। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 0 to 50 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स जाने के लग रहे हैं और 20 मिनट्स जो हैं वो वापस आने के लग रहे हैं। इस डायरेक्शन में आने के 20 मिनट्स लग रहे हैं। ये हमने अभी जस्ट पीछे देखा कि यहाँ से यहाँ जाने में 30 मिनट्स लगे और फिर मार्केट से वापस घर आने में 20 मिनट्स लगे। टोटल कितने मिनट्स हो गए, 50 मिनट्स। ठीक है, 30 + 20 टोटल आ गए 50 मिनट्स। और हमको 0 to 50 मिनट्स के लिए ही बताना है यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो घर से मार्केट जाना और फिर वापस घर आना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी आ गई, 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ये 0 आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड में तो हम टोटल पाथ लेंथ लेंगे, मतलब ये जाने की और आने की जो डिस्टेंस है, तो 2.5 + 2.5, तो टोटल ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 30 मिनट्स जाना 20 मिनट्स आना, मतलब 50 मिनट्स का टाइम लगा। अब ये 50 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है आवर्स में बाय डिवाइडिंग 60।
ठीक है, 50 मिनट्स को 60 से डिवाइड करके हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि जो स्पीड आए वो किलोमीटर पर आवर में आ जाए। 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, तो हमारे पास ये 5 से 5 कैंसिल और यहाँ आ गया ये 6। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये दोनों सेम नहीं है। ये आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस आएगा तो ये दोनों भी सेम नहीं रहेंगे। अब थर्ड पार्ट में 0 to 40 मिनट्स के लिए हमें फाइंड करना है। 0 to 40 के लिए मोशन देखें तो कैसे रहेगी कि यहाँ जाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, वापस आने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, और आने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही है 7.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर 10 मिनट्स की बात करें तो वो जस्ट मिड में होगा यहाँ पर, कि ये ऐसे जाना और इतनी जो डिस्टेंस है वो वापस आना। तो जाने की कितनी हो गई है? 2.5, और वापस आने में यहाँ तक ही पहुँचेगा, और ये कितनी होगी? 2.5 का हाफ मतलब 1.25। तो ये वाली जो है वो कितनी हो गई? 2.5 का हाफ। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार लिख लेते हैं कि ये है यहाँ होम और ये मार्केट। जाने की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ये इस साइड वापस आते टाइम वो यहाँ जस्ट 10 मिनट्स में यहाँ तक आएगा। ये कितने के लिए है 2.5? ये तो 30 मिनट्स के लिए है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट्स में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? ये होगी 1.25 किलोमीटर। ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर हो जाएगी। तो अब जो हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला फिर से ऐसे ही लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से चला था वो और यहाँ तक आ गया। ठीक, तो यहाँ तक आ गया मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी बची? 1.25। तो ये 1.25 किलोमीटर आ गई हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और डिस्टेंस कितनी होगी? 2.5 प्लस 1.5। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.25 और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2.5 प्लस 1.25। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो ये पहले तो हमने ये कैलकुलेट कर ली कि 10 मिनट्स में कितनी जो डिस्टेंस है वो कवर की जाएगी। अभी तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया था, पर यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूले से भी शो कर दिया है कि 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये 1.25 आ गई जो हमने यहाँ लिखी थी। अब ये हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, 2.5 से 1.25 क्यों हमने माइनस किया वो आपको समझ में आ गया ना, कि डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही है। 2.5 से हम ये वाला माइनस कर देंगे। तो अब ये आ गया 1.25, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टाइम कितना है? 40 मिनट्स का गिवन है हमें, तो 40/60। और ये 0 से 0 कैंसिल, 6 ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.875 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आ गया 1.875 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। एवरेज स्पीड पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितनी हमने देख ली कि 2.5 प्लस 1.25 होगी जाने की, और फिर हाफ तक वापस आने की। और यहाँ टाइम तो वही 0 to 40 हमको गिवन है, 0 to 40 मिनट्स। तो हमने इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया है, और ऐसे ये 6 यहाँ ऊपर चला जाएगा, और इनकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में डिफरेंस है। जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कम है और एवरेज स्पीड ज़्यादा है।
और ये ज़ीरो भी हो जाता है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ से चले वापस वहीं पर आ जाए तो अब हमने ये समझ लिया है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल सिर्फ तभी हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, जैसा कि हमने देखा फर्स्ट केस में। इस वाले केस में हमने देखा ना कि ये दोनों इक्वल आ गए थे यहाँ पर, ठीक है, मार्केट जाने का जो 0 to 30 मिनट्स के लिए था, तो सिर्फ इस केस में ये दोनों इक्वल आए, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ किसी को हम ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो 0 है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की हेल्प से, ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन की हेल्प से हमने एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में नहीं लिया जाता है। मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ऐसा क्यों है? तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो होती क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये जो वेलोसिटी है ये इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे लगी रहा है ना किसी एक इंस्टेंट पर, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए, मीन्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि इतना छोटा टाइम है कि डायरेक्शन चेंज होने की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो वेलोसिटी और स्पीड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा। इन दोनों में डिफरेंस ही डायरेक्शन की वजह से होता है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि डायरेक्शन का चेंज उसमें हम नहीं ले सकते, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को हम किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है वो क्या है? टेंड्स टू 0, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। और इसी को हम फिर कैसे लिखते हैं? dx बाय dt, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो जाता है। तो आपको ये 15 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लुक एट द ग्राफ्स A to D, फिगर 3.20 केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो हमें इन ग्राफ्स को देख के बताना है कि इनमें से कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के लिए किसी पार्टिकल के, ठीक है। कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है तो उसके लिए इनमें से कौन से ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ देखकर हमको बताना है कि कौन से ग्राफ किसी पार्टिकल की वन डायमेंशनल मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखें, ये है ए डायग्राम, ये है बी डायग्राम। तो ए डायग्राम के लिए हम ग्राफ देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से मोशन है, ये ऐसे। अब हम यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक ऐसे अगर लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो हम इसमें देख सकते हैं अगर हमने ऐसे एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर पोजीशन वाले एक्सिस के अलोंग, तो सेम टाइम के लिए, इस टाइम के लिए पोजीशन 2 आ गई, एक ये पोजीशन आ गई और एक ये पोजीशन आ गई, ठीक है ना। ऐसे देख सकते हैं ना कि ये पोजीशन और ये पोजीशन।
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक टाइम पर पार्टिकल दो पोजीशंस में हो जाए, दो अलग अलग पोजीशन में। इसलिए ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सेम टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती किसी पार्टिकल की। अब ये ग्राफ देखें बी, ये है वीटी ग्राफ। बच्चों ध्यान हम क्या देंगे यहाँ पर कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये जो है ये यहाँ पर हमको ये वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो अब इस वाले ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही ये जो टाइम है इसके परपेंडिकुलर वी के पैरेलल ऐसे कोई हम इस तरह से ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि टी की वैल्यू तो यहाँ पर है इस एक्सिस पर, ये टी की वैल्यू, और इस एक वैल्यू पर जो वी की वैल्यू है वो एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। ठीक है, इस एक्सिस पर वी दिया हुआ है ना, तो एक ये वैल्यू आ गई इतनी वी की और एक ये वैल्यू आ गई। मतलब सेम टाइम पर वेलोसिटीज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही हैं, मींस दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक ही टाइम के लिए वेलोसिटीज़ की हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये वाला ग्राफ जो है ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं बच्चों सी पार्ट। सी पार्ट में हमको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है ये, और इस ग्राफ को देख के हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये नेगेटिव स्पीड है, ये है ना, नेगेटिव स्पीड के लिए है ये ग्राफ। और स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं ली जा सकती, तो स्पीड नेगेटिव एक्सिस पर नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन किसी पार्टिकल की, उसके लिए हम ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टोटल पाथ लेंथ टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमको पाथ लेंथ के साथ ये ग्राफ देखना है। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखें तो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और इधर इसकी पोजीशन जो है मींस पाथ लेंथ की वैल्यू वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो टाइम के साथ जो पाथ लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ से जब हम इधर आते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पाथ लेंथ है वो डिक्रीज होगी, है ना, ये ऐसे इस एक्सिस पर ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो अब टाइम के साथ पाथ लेंथ तो हमेशा इंक्रीज ही हो सकती है ना, डिक्रीज तो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो जो पाथ लेंथ है वो डिक्रीज नहीं हो सकती। तो ये जो पोर्शन है इसकी वजह से ये वाला ग्राफ भी करेक्ट नहीं है, मीन्स पॉसिबल नहीं है जो हमको कंडीशन गिवन है उनके लिए। तो ये जो हमारे पास चारों ग्राफ जो हैं, इनमें से कोई भी ग्राफ जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये 4 पार्ट्स जो हैं इनके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि एक एक पार्ट के लिए यहाँ रीज़न एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फिगर 3.21 शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पर बच्चों हमें ये फिगर दिख रहा है एक्सटी ग्राफ के लिए, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t इज लेस देन 0 एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ ग्राफ को देखकर हमको ये बताना है कि क्या ये कहना सही होगा कि इस पोर्शन के लिए ये जो ग्राफ है t इज़ लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ है, क्या ये पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन को शो कर रहा है, और इधर यहाँ पर क्या है, ये t इज़ ग्रेटर देन 0। इसके लिए ये जो यहाँ पर ग्राफ है क्या ये पैराबोलिक पाथ जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ नॉट सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो ग्राफ है ये किस तरह की मोशन के लिए है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इधर एक्स एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने ये पोजीशन ली है। एक्स टी ग्राफ है ना, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, और इधर लेफ्ट साइड में t इज़ लेस देन 0 और इधर राइट में t इज़ ग्रेटर देन 0। ये वैल्यूज़ हैं टाइम के लिए। बच्चों इस क्वेश्चन का जो पर्पज़ है वो ये है कि ग्राफ को देखकर हम ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमें ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री गिवन है। मींस जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पर ये कर्व है तो पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है, ऐसे हम कंफ्यूज ना हो जाएं।
इनके ग्राफ के क्या मीनिंग्स हैं वो हमको क्लियर हो जाए अच्छे से, इसलिए ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि क्या ये कहना सही होगा कि जो पार्टिकल है वो फॉर t इज़ लेस देन 0 यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इधर फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टिकल पैराबोलिक मूव कर रहा है। तो बच्चों ग्राफ जो है वो ट्रेजेक्ट्री नहीं बताता है। xt ग्राफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये नहीं हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब हम अगर इसको यहाँ पर देखें फॉर t इज़ लेस देन 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ इस पूरे लाइन में x की वैल्यू 0 है, कोई यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। तो फॉर दिस पोर्शन पार्टिकल इज इन रेस्ट, नॉट इन द मोशन। अब यहाँ आगे देखते हैं फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं फॉर इक्वल टाइम। ये यहाँ पर हमने ऐसे ये परपेंडिकुलर्स ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये हमने सपोज इक्वल टाइम लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखें पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन इतना चेंज हुआ है पोजीशन में, और इस वाले पार्ट के लिए देखें तो पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है, ये इतना चेंज हो रहा है पोजीशन में। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस है ना, मीन्स जो पार्टिकल है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। मीन्स यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है, पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है ये ग्राफ, ना कि ये शो करने के लिए कि पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है। वैसे भी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ये जो ग्राफ है ये हमें वन डायमेंशनल मोशन के लिए गिवन है, और वन डायमेंशनल मोशन में पाथ पैराबोलिक कैसे हो सकता है, ये तो 2 एक्सिस में ही हो सकता है ना पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ इस तरीके से होता है जैसे किसी बॉल को फेंका जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। बच्चों आगे हमें क्वेश्चन में बताना है सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है कौन से फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में सही रहेगा वो बताना है। अब ग्राफ को देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देख रहे हैं ना इक्वल टाइम इंटरवल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा हमने देखा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से भी ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाती है। मींस इक्वल इंटरवल टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सेम यहाँ पर भी यही है। तो ये जो ग्राफ है इसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए मान सकते हैं, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 लेकर हम इस ग्राफ को मान सकते हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, इसके आगे यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। द ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ गया कि जो ग्राफ होते हैं वो ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो उसकी नेचर बताते हैं कि किस तरह की नेचर है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।